क्लास 10th। आपकी आज लाइव क्लास संभव नहीं हो सकी क्योंकि मौसम सही नहीं है और इसकी वजह से आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए आज वीडियो बना के ही भेजना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे 3.2 लोगों ने जो महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे उन आंदोलनों को किस प्रकार लिया, कैसे उनको अपने अंदर आत्मसात किया। तो सबसे पहले गांव में जो किसान रहते थे उनमें कुछ किसान की हालत अच्छी थी, यानी संपन्न किसान थे और वे भी इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। उनके उन जो संपन्न किसानों में थे वो गुजरात के पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट लोग थे, क्योंकि ये संपन्न थे, इनकी ज़मीन अच्छी थी, इनकम अच्छी होती थी। लेकिन अब क्योंकि इनकी नगद आय ख़त्म होने लगी थी, नगद आय ख़त्म इसलिए होने लगी थी क्योंकि इनको लगान देना पड़ता था और दूसरे जो आंदोलन थे उनमें भी इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाया करता था। तो नगद आय ख़त्म होने लगी और सरकारी लगान चुकाना इनके लिए लगभग मुश्किल हो गया और सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। तो इसलिए जो है इनकी सरकारी सरकारी क्या नगद इनकम कम हो गई। ये जो कारण बताए गए हैं इनमें ध्यान रखना। चारों तरफ असंतोष था। जो संपन्न किसान थे उन्होंने स्वेज्ञा अवज्ञा आंदोलन नॉन डिसओबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अपने जो ग्रुप थे, समुदाय था, कम्युनिटी थी, उनको इकट्ठा किया और जो लोग जिनकी इच्छा नहीं थी उन सदस्यों को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर लिया। तो उनके लिए स्वराज की जो लड़ाई थी वो क्या थी कि लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में जब 1931 में जो है लगानों के घटे बिना ही, यानी लगान घटाया नहीं सरकार ने और फिर भी इन्होंने आंदोलन जो है वापस ले लिया, तो उन लोगों को बड़ी निराशा हुई कि हम तो बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे हैं और आंदोलन वापस ले लिया है। तो इस वजह से संपन्न किसानों को और दूसरे किसानों को जो भी आंदोलन कर रहे थे उनको बड़ी निराशा हाथ लगी। 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो कई लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये विचार था कि हम तो तन मन धन से जुट जाते हैं आंदोलन में और लीडर जो होते हैं वो कभी भी आंदोलन को वापस ले सकते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं दिखा उनको। अब इसमें आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में किसानों द्वारा जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करने वाले किसान लगान में कमी करने से संतुष्ट नहीं थे। यानी ऐसे किसान जो जमींदारों से ज़मीन किराए पर लेकर या माड़ पर लेकर या ठेके पे लेकर जो खेती करते थे वो नहीं चाहते थे कि लगान में कमी ही हो, इसके अलावा और कुछ भी चाहिए उन्हें। तो ये जो है इस दौरान महामंदी लंबी चली और नगद आमदनी गिरने लगी। छोटे जो किसान थे, छोटे पट्टेदार थे, उन्हें ज़मीन का जो किराया था वो चुकाना मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना हो उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल का मतलब क्या होता है अभी, जो बिल्कुल ज़मीन से आसमान तक परिवर्तन चाहते हों, यानी परिवर्तनवादी। रेडिकल का मतलब होता है परिवर्तनवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया और जिसके अक्सर जो नेता थे वो समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग थे। अमीर किसान और जमींदारों की नाराज़गी के भय से जो कांग्रेस जो है भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से हिचकिचा रही थी। इसी कारण गरीब और कांग्रेस के बीच जो है संबंध अनिश्चित बने रहे। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो था किसानों के बारे में, किसानों ने इस आंदोलन को कैसे लिया गांव में। अब व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या तरीका अपनाया, क्या रुख अपनाया। तो यहाँ से व्यापारियों के बारे में अगर पूछा जाता है तो यहाँ से लिखेंगे भी। पहले विश्व युद्ध के दौरान, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था
1914 से 1918 के बीच में भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने काफ़ी मुनाफा कमाया था, लाभ कमाया था, और वे आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो चुकी थी। इस बात को आप चैप्टर नंबर 5 में देख पाएंगे। तो भारतीय व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार में रुकावट उत्पन्न करने वाली औपनिवेशिक नीतियों का इन्होंने विरोध किया। जो बिजनेसमैन लोग थे, जो सरकार, अंग्रेजी सरकार थी, वो इनके रास्ते में कई नीतियां ऐसी बना रही थी जिससे इनका व्यापार करने में मुश्किल आ जाए, तो इनका इन्होंने विरोध किया। वे विदेशी वस्तुओं के आयात में सुरक्षा चाहते थे, यानी विदेशों से जो वस्तु मंगाई जाए उसके आयात में सुरक्षा, और रुपया और स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात, यानी रुपए तो हमारी मुद्रा हो गई, स्टर्लिंग विदेश की मुद्रा हो गई, तो इसमें 1 रुपए के बदले में कितनी स्टर्लिंग आ सकती हैं, 1 स्टर्लिंग कितने रुपए में आता है, तो ये रेशो है भी, अनुपात, इसके आयात में कमी आ जाए। और व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी, 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमीशन सर्विस कमर्शियल, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको फिक्की बोलते हैं, FICCI, का गठन किया। तो 1920 और 1927 में इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई, एक तो है भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और दूसरा है फिक्की, याद रखना। पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जी डी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो अंग्रेजी सरकार के रूल थे उनके नियंत्रण का विरोध किया। और पहले सिविल नाफरमानी वही होता है, उर्दू का शब्द है ये, आज्ञा का उल्लंघन करना, सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। फिर उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, यानी पैसे के द्वारा लोगों की मदद की, और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से मना कर दिया। जो वस्तु विदेशों से आती थी उनको खरीदने से और बेचने से मना कर दिया। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन लोग थे वो स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ पर कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं हों, यानी आज की डेट में हम कहें तो उदारवादी रूप देखना चाहते थे वो। तो पाबंदियाँ नहीं होंगी तो उदारवादी रूप होगा बिजनेस का, और व्यापार और उद्योग बिना किसी रुकावट के फल फूल सके। तो लंदन में जब दूसरा जो सम्मेलन बुलाया गया था और उसकी विफलता हो गई थी, यानी असफल हो गया था वो, इसके कारण व्यावसायिक संगठनों के बीच उत्साह कम हो गया, और इसी बीच कांग्रेस में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव और लंबी अशांति के भय से काफ़ी जो लोग थे वो डरे हुए थे। औद्योगिक व्यापारी वर्ग के बाद अब जो है औद्योगिक श्रमिक मजदूरों ने कैसे लिया इस आंदोलन को। औद्योगिक श्रमिकों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया, यानी सिर्फ नागपुर में भाग लिया मजदूरों ने, और कहीं भी ज़्यादा ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, यानी जो बिजनेसमैन लोग थे वे कांग्रेस के संपर्क में आ रहे थे, तो मजदूर जो है कांग्रेस से दूर होने लगे। और फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब जो है कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। अब 1930 में जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल कर दी। 1932 में जो गोदी कामगार का मतलब होता है पानी वाले जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी, उनकी हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर में 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कारों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने जो मजदूरों की मांग थी उनको समाहित करने में, यानी उनको खुले रूप से कहने में डर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसे लगता था कि अगर हमने मजदूरों की बात की तो मजदूर जो
लोग हैं वो दूर चले जाएंगे। मजदूर नहीं, उद्योगपति लोग, यानी मजदूर और उद्योगपति के बीच के अंदर रिवर्स रेशियो होता है। अगर मजदूर की बात मान ली जाए तो उद्योगपति नाराज, उद्योगपति की बात मान ली जाए तो मजदूर नाराज। तो इससे उनको डर था कहीं उद्योगपति हमसे दूर न चले जाएं, और इस वजह से साम्राज्यवादी जो विरोधी ताकतें हैं उनमें फूट पड़ जाएगी। अब आगे भारतीय महिलाओं ने भी, अब ये महिलाओं का योगदान है भी, भारतीय महिलाओं ने कैसे लिया इस आंदोलन को। तो भारतीय महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बड़े स्तर पर भाग लिया और हजारों की संख्या में औरतें नमक सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए, गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि ऐसा सुरक्षात्मक घेरा बना लेना जिससे दुकान के अंदर और बाहर कोई खरीदने के लिए और बेचने के लिए सामान न जा सके। आंदोलन में जो महिलाएं सक्रिय थी उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी, और शहरी इलाकों में बड़े जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं और ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान घर की महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के आह्वान पर, यानी गांधी जी की कहने पर औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि औरतों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में। लेकिन महात्मा गांधी सार्वजनिक रूप से इस बात को ये नहीं मानते थे कि औरतों की स्थिति में कोई ज़्यादा बदलाव आएगा। महात्मा गांधी भी नहीं मानता था। गांधी जी का मानना था कि गांधी जी के महिलाओं के बारे में क्या विचार थे कि औरतों को घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना और इन भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस जो है संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही, डरती रही, और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति, यानी महिलाएं जो है सिर्फ एक प्रतीक के रूप में ही हमारे यहाँ पार्टी में उपस्थित हों, इनको कोई पद न दिया जाए और इनको कोई सम्मान न दिया जाए, तो ये सोच थी कांग्रेस पार्टी की। तो आज के लिए इतना ही भी। नेक्स्ट जो 3.3 है ये नेक्स्ट डे होगा भी। आज के लिए इतना ही। थैंक